हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जिस टॉपिक को हमने कल डिस्कस किया था वो था जॉइंट स्टॉक कंपनी, और हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 एडवांटेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 4th एडवांटेज पर आएंगे। तो यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक होगा एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम इसके जिस पॉइंट्स पर आ रहे हैं वो होगा 4th पॉइंट। तो हम 4th एडवांटेज पर आ रहे हैं। 4th एडवांटेज है इफिशिएंट मैनेजमेंट। तो 4th एडवांटेज है हमारा इफिशिएंट मैनेजमेंट। हम दो एडवांटेज लिखते हैं और दो एडवांटेज को कवर करेंगे। 5th एडवांटेज है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ओके, दो हम एडवांटेज लिखते हैं और दो एडवांटेज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफिशिएंट मैनेजमेंट की। ठीक है, तो हम बात करेंगे इफिशिएंट मैनेजमेंट की। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का 4th एडवांटेज है इफिशिएंट मैनेजमेंट। जो कंपनी होती है, कंपनी का जो बिजनेस होता है उसमें ह्यूज फंड होता है। कंपनी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो इट कैन इजिली अफोर्ड। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ताकि वो मैनेजरियल और अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। तो कंपनी के पास ह्यूज फंड होता है। ह्यूज फंड होने के कारण बहुत ज्यादा पैसा होता है। बहुत ज्यादा पैसा होने के कारण ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लेते हैं। ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं जो कि इस कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो इस कारण से इनका मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है। समझ में आ गया कंपनी का क्यों मैनेजमेंट इफिशिएंट होगा? क्योंकि कंपनी के पास ह्यूज फंड होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। पैसा ज्यादा होने के कारण ये अपने पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लेते हैं। ये अपने पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लेते हैं और ये एक्सपर्ट कंपनी की जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ओके, कंपनी की जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं इन एक्सपर्ट्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक बार और रिपीट कर दूं। कंपनी के पास ह्यूज फंड होता है। ह्यूज फंड होने के कारण इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूज फंड होगा तो ये अपने पास एक्सपर्ट्स अपॉइंट करेंगे और जो भी एक्सपर्ट होंगे वो कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इस कारण से कंपनी का मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है जी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है ना जी। जो कंपनी होती है, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कंपनी, इन्होंने बताया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो कंपनी होती है देयर इज मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी के केस में ग्रोथ करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कंपनी के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है, यानी पैसा बहुत होता है। और एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट, और इनकी प्रॉफिट अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कंपनी के पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा पैसा होता है और इनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या करती हैं, दे कैन इजिली यूज लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट। तो ये बहुत ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग कर लेती हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट रोक कर रख लेती हैं दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंपनी अपने बिजनेस को आसानी से ग्रोथ कर सकती है, बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास पैसा भी बहुत होता है, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत होता है। तो कंपनी उस प्रॉफिट का एक पार्ट रोककर दोबारा से बिजनेस में लगा देती हैं ताकि बिजनेस को ग्रोथ किया जा सके। समझ में आ गए? तो ये कंपनी के 2 एडवांटेज मैंने डिस्कस किए। पहला था एफिशिएंट मैनेजमेंट, जिसमें मैंने बताया कि कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, इस कारण से अपने यहाँ पर एक्सपर्ट्स रख लेती हैं। क्या रख लेती हैं? ये अपने पास एक्सपर्ट्स रख लेती हैं। क्लियर हो गई बात? और एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स कंपनी की जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंट होता है। कंपनी का मैनेजमेंट क्या होता है? इफिशिएंट होता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी में बताया कि कंपनी के ग्रोथ करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा बहुत होता है,
कंपनी के पास पैसा बहुत होगा और कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत होता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट के एक पार्ट को रोक देती है दोबारा से बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो कंपनी को आसानी से ग्रोथ किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कंपनी के केस में इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है ना जी। इसमें हम बात करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो अपने शेयर को आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं, आसानी से बेच देते हैं, ठीक है। तो यही एक कंपनी का एडवांटेज है कि कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं वो कभी भी अपने शेयर्स को मार्केट में सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। पढ़िएगा, द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इजिली बोट एंड सोल्ड इन द मार्केट। कंपनी के शेयर्स को हम मार्केट में आसानी से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इफ द ओनर ऑफ द शेयर, यदि शेयर होल्डर, ओनर ऑफ शेयर का मतलब क्या है? शेयर होल्डर, जिसने शेयर खरीदे हुए हैं। यदि शेयर होल्डर को कैश की जरूरत है तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में आसानी से बेच सकता है और गेट कैश ले सकता है। तो वो मार्केट में अपने शेयर्स को आसानी से क्या कर सकता है? बेच सकता है, और ठीक है, और अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। समझ गए? तो कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर होता है वो कभी भी शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है, ठीक है। कंपनी के केस में जो शेयर्स होंगे मार्केट में आसानी से खरीदे भी जा सकते हैं और बेचे भी जा सकते हैं। जो शेयर होल्डर है यदि उसे कैश की जरूरत है तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में आसानी से जाकर बेच सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बस यही पॉइंट बताया गया है कंपनी का एडवांटेज कि कंपनी के केस में शेयर होल्डर अपने शेयर को इजीली क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, यानी वो बेच सकता है। जब भी उसे पैसे की जरूरत होगी वो जाकर उन शेयर्स को आसानी से बेच सकता है। लेकिन मैंने कल भी बताया था पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होगा, प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता कि आप अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इजीली अपने शेयर को ट्रांसफर करेंगे केवल पब्लिक कंपनी के केस में। नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का नेक्स्ट एडवांटेज है पब्लिक कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट एडवांटेज है पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का नेक्स्ट एडवांटेज है पब्लिक कॉन्फिडेंस। जनरल पब्लिक हैज मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन कंपनी। जो पब्लिक होती है उनका कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप के कंपेयर में। तो पार्टनरशिप के कंपेयर में पब्लिक का कंपनी के केस में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना पब्लिक को कंपनी में कॉन्फिडेंस होता है। द रीजन फॉर दैट, इसका रीजन ये है कंपनी पब्लिश देयर एनुअल अकाउंट, क्योंकि कंपनी अपने जितने भी एनुअल अकाउंट्स होंगे, एनुअल रिपोर्ट्स होगी, फ्यूचर प्लान होंगे, वो सब पब्लिश करती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कंपनी जितने भी अपने एनुअल अकाउंट होंगे, एनुअल रिपोर्ट होंगी और फ्यूचर प्लान होंगे, वो सभी क्या करेंगे? वो सभी पब्लिश करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक होती है उनका कंपनीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कंपनी के केस में। पार्टनरशिप में पब्लिक का कम कॉन्फिडेंस होगा, कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। कंपनी में पब्लिक का ज्यादा कॉन्फिडेंस होने का क्या कारण है? क्योंकि जो एनुअल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट और फ्यूचर प्लान होते हैं कंपनी के, कंपनी उन सबको पब्लिश करती रहती है, पब्लिश करके पब्लिक तक पहुंचाती रहती है। तो पब्लिक सब पढ़ते रहते हैं कि कंपनी के ये एनुअल अकाउंट है, ये एनुअल रिपोर्ट है और ये फ्यूचर प्लान है। तो इस कारण से पब्लिक का ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है किसमें? कंपनी में। कहां पर कम होगा? पार्टनरशिप में, ठीक है जी। तो यही हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में बताया गया है कि पब्लिक का कंपनी पर ज्यादा बिलीव रहता है और पार्टनरशिप में कम बिलीव रहता है, क्योंकि जो कंपनी है उनके एनुअल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है भाई, और क्या बताया गया है? एनुअल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट और फ्यूचर प्लान क्या होते रहते हैं? पब्लिश होते रहते हैं, इसलिए पब्लिक का ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट है जी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। पहले 4 पॉइंट है, अगर चारों पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो,
नेक्स्ट है मेरा पॉइंट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मैनेज बाय द डायरेक्टर। कंपनी जो होती है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है। हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। मैंने कल भी बताया था, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी किसके द्वारा मैनेज की जाएगी? कंपनी डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज की जाती है और डायरेक्टर शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कॉलिंग बोर्ड मीटिंग। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बोर्ड मीटिंग को बुलाकर लिए जाते हैं। वेयर ऑल द डायरेक्टर्स गेट वोटिंग राइट। जहां पर सभी डायरेक्टर्स क्या करते हैं? वोट के थ्रू डिसीजन लेते हैं। इन दिस वे, इस वे से कंपनी कैन रन, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चलती है बेटर इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। यानी शेयर होल्डर्स के बड़े अच्छे हित में ये कंपनी चलाई जाती है। तो कंपनी जो चलाई जाती है डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है। डायरेक्टर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं? शेयर होल्डर्स के द्वारा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स अपना वोट देते हैं, वोट के द्वारा वो डिसीजन लिया जाएगा। तो सभी शेयर होल्डर को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये बेनिफिट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का, ये मतलब बताया गया है कि सभी शेयर होल्डर्स के हित को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट यहां पर बस आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिए, ठीक है ना जी। क्या पढ़ लीजिए? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बस 9 पॉइंट बहुत है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है, एडवांटेज है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ये बताया गया है कि लार्ज कंपनीज जनरली परफॉर्म सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली किस चीज को पूरा करती हैं? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग ए लार्ज फंड। बहुत पैसा लगाती हैं सोसाइटी के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाती हैं। जैसे कि अंडरलाइन कर लीजिए, एस्टेब्लिशिंग स्कूल ओपन कर देती हैं, कॉलेजेस ओपन करती हैं, हॉस्पिटल्स ओपन कर देती हैं और ट्रेनिंग सेंटर खोलती हैं। तो इस तरह से लार्ज कंपनीज बहुत ज्यादा क्या कर देती हैं? पैसा इन्वेस्ट करती हैं। समझ में आ गई? क्या करती हैं? पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? सोसाइटी के लिए। तो लार्ज कंपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, यही बताया गया। तो कंपनी का एडवांटेज क्या है कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करती है, सोसाइटी के लिए कुछ करती है। क्या कर स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर्स ये सब ओपन करती हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगाती हैं इनमें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करती है। समझ गए? तो इस तरह से हमने टॉपिक डिस्कस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या एडवांटेज हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कंपनीज। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनीज। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। डिसएडवांटेजेस ऑफ ए कंपनी। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। ठीक है जी, लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। स्टार्ट करूं? चलिए पढ़िए। ये कंपनी का सबसे पहले डिसएडवांटेज बताया गया है। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। जब एक कंपनी मिल गया, जब एक कंपनी बनाई जाती है तो उसका बड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब टिपिकल प्रोसीजर है। जब एक कंपनी बनाई जाती है तो बड़ा लेंथी, बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा टिपिकल, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? टिपिकल प्रोसीजर है। मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड। आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं और उनको सबमिट करने पड़ते हैं। वेरियस परमिशन हैव टू बी ऑब्टेन। बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट्स आर हायर्ड। किसकी जरूरत होगी? एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी।
हु चार्ज हाई फीस, और जो क्या लेते हैं, हाई फीस लेते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पेड, इसके अलावा आपको रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है। तो यही एक कंपनी बना, जब आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का यही एक डिसएडवांटेज है कि लेंथी, और लेंथी का मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और एक्सपेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा खर्च आता है, बहुत एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दोबारा से स्टडी कीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब टिपिकल प्रोसीजर है। आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं, मैनी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं और उनको सबमिट करना पड़ता है। वेरियस परमिशन, बहुत सारी परमिशन भी आपको लेनी पड़ती हैं, और इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट्स आर हायर्ड, किसकी जरूरत होगी, एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। हु चार्ज हाई फीस, जो क्या चार्ज करते हैं, हाई फीस। इसके लिए आपको रजिस्ट्रार को भी क्या पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। समझ गए, पहली दिक्कत क्लियर हो गई। सेकंड, लैक ऑफ मोटिवेशन, सेकंड है जी लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो सेकंड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। बोलू, कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ओनर्स। देखिए पहले मोटिव, इधर देखो, मोटिवेशन की कमी है कंपनी के केस में। किसकी कमी रहती है, मोटिवेशन की। पढ़िए क्यों रहती है मोटिवेशन की कमी। कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ओनर, कंपनी किसके द्वारा मैनेज नहीं होता, बट इट इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर। लेकिन ये किसके द्वारा मैनेज होगा, प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा। ओके, तो कंपनी ओनर के द्वारा मैनेज नहीं होती, बल्कि प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा मैनेज होती है। दीज मैनेजर गेट सैलरी फॉर दियर सर्विस, वो अपने सर्विस के लिए क्या लेते हैं, सैलरी। कौन लेगा सैलरी, मैनेजर। ठीक, तो कंपनी ओनर के द्वारा तो नहीं चलाई जाती, बल्कि कंपनी मैनेजर के द्वारा चलाई जाती है, और ये मैनेजर अपने वर्क के लिए सैलरी लेते हैं। सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स और रिवॉर्ड। तो मैनेजर जितनी एफर्ट्स मेहनत करेगा उतना उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो यहां पर एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। द इंक्रीज इन कंपनी प्रॉफिट, यदि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उससे मैनेजर की इनकम नहीं बढ़ेगी। इसी कारण से यहां पर मोटिवेशन की कमी रहती है। समझ गए, कंपनी किसके द्वारा नहीं चलाई जाएगी, बल्कि कौन चलाएगा, और मैनेजर को मिलती है सैलरी। मैनेजर जितनी मेहनत करेगा उतना उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, मैनेजर अब ये बताया गया है कि यदि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैनेजर की सैलरी नहीं बढ़ेगी, इसलिए रिवॉर्ड और एफर्ट्स में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर मोटिवेशन की कमी रहती है। समझ गए क्या भाई सेकंड पॉइंट। थर्ड, तो सेकंड डिसएडवांटेज क्लियर है। थर्ड डिसएडवांटेज है डिले इन डिसीजन। थर्ड डिसएडवांटेज है डिले इन डिसीजन। ओके, डिले इन डिसीजन पढ़िएगा। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। कंपनी में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब कहां पर लिए जाएंगे, बोर्ड मीटिंग में। समझ गए, तो कंपनी में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं। ओके, यहां तक निशान लगा लो मीटिंग तक। फिर आ जाइए एंड वंस डिसीजन आर टेकन, उसे भी पढ़ लो एक बार, दोबारा से ही पढ़ लीजिए। कंपनी में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं। आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन, सभी पर्सन से कंसल्ट, आपस में बातचीत करने के बाद। तो कंपनी में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे बोर्ड मीटिंग में लिए जाएंगे और सभी पर्सन से बात करने के बाद। ठीक है ना। एंड वंस डिसीजन आर टेकन, और जब एक बार डिसीजन ले लिए गए, दीज हैव टू बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब बताना, वो सब बताए जाएंगे टू एवरीवन, प्रत्येक को, वो डिसीजन सभी को बताए जाएंगे। विच इज अगेन ए लेंथी प्रोसेस, जो बहुत लेंथी प्रोसेस है। कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं, डिफरेंट लेवल पर वर्क करते हैं, तो सभी को बात बताने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एक कंपनी में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में तो मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। कंपनी में जब भी डिसीजन लिए जाएंगे बोर्ड मीटिंग में लिए जाएंगे और सभी की सलाह से लिए जाएंगे। फिर उस डिसीजन को सभी वर्कर्स को बताना है लोअर लेवल तक, तो बताने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो इसलिए डिलेइंग डिसीजन या डिसीजन लेने में
देरी होती है। समझ गए? पहले तो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया, उसमें टाइम लग गया, फिर उस डिसीजन को किसको बताया? सभी वर्कर्स को बताया, तो डिसीजन जाने में देरी हो जाती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है जी? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। ये डिसएडवांटेज है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज टू कंप्लाई विद वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज एट डिफरेंट स्टेज। कंपनी के केस में आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं डिफरेंट स्टेज में। तो कंपनी के केस में क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं डिफरेंट स्टेजेस में। एंड देयर इज पेनल्टी यदि कंपनी कोई कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाई तो कंपनी पर क्या लग जाएगी? पेनल्टी। ठीक है, तो कंपनी के केस में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। कंपनी के केस में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। समझ गए? क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, और यदि फॉर्मेलिटीज पूरी करने में क्या हो गई, कोई बात आप फेल हो गए फॉर्मेलिटी पूरी करने में, तो आपको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, पेनल्टी देनी पड़ेगी। पहले यहां तक समझे? तो कंपनी के केस में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। यदि कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाए तो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी कंपनी वालों को। ए कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न का मतलब इनकम टैक्स फाइल। एक कंपनी को अपनी फाइल रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करनी पड़ती है। तो एक कंपनी को अपनी फाइल रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करनी पड़ती है। दिस लीगल इंटरफेयर इन डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट, और ये जो इंटरफेयर होगा, लीगल इंटरफेयर होगा, इससे आपके जो सीक्रेसी का मतलब जो सीक्रेट बातें हैं वो भी ओपन हो जाती हैं, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और पैसा भी खर्च होगा। समझ में आ गई? तो कंपनी के केस में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। कोई फॉर्मेलिटीज मिस हो गई तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट और फाइल रिटर्न रजिस्ट्रार को देनी पड़ती हैं। इलीगल इंटरफेयर होने के कारण जो सीक्रेट बातें हैं वो भी सब ओपन हो जाती हैं, टाइम भी खर्च होता है और पैसा भी खर्च होता है। और नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है जी? कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देखिए, कंपनी का एक डिसएडवांटेज है कि कंपनी में बहुत सारी पार्टीज होती हैं। इन वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व। कंपनी में बहुत सारी पार्टी होती हैं, जैसे कि शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। तो कंपनी में इन्होंने क्या बताया कि कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, ठीक है, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर। ईच ग्रुप हैज डिफरेंट इंटरेस्ट, और सभी ग्रुप का क्या होता है? डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। जैसे कि डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें उनका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, जबकि शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट कम हो, ताकि उनकी शेयर होल्डर की इनकम बढ़ सके। समझ में आ गई बात? तो इससे डिफरेंट ग्रुप्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दोबारा से सुने, कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, एम्प्लॉय और डायरेक्टर। पहले मैं बात करूंगा, सुनो। शेयर होल्डर तो ओनर हो गए। ओनर तो चाहते हैं कि डिबेंचर होल्डर वालों को कम इंटरेस्ट मिले, क्योंकि कम इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। वो प्रॉफिट किसका होगा? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर ओनर मान लीजिए, ओनर होते हैं। ओनर कौन होते हैं? जो कंपनी के मालिक होते हैं। तो शेयर होल्डर तो क्या चाहते हैं कि डिबेंचर होल्डर को कम इंटरेस्ट दिया जाए, ताकि हमारा ज्यादा प्रॉफिट बचे। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस तरह से सभी पार्टीज का अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है। दोबारा से रिपीट करूंगा, शेयर होल्डर चाहते हैं कि डिबेंचर होल्डर को कम इंटरेस्ट पे हो, ताकि शेयर होल्डर का प्रॉफिट ज्यादा बचे, और डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंट ओपिनियन हो गए। शेयर होल्डर चाहते हैं कम इंटरेस्ट हो डिबेंचर होल्डर का, और डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हो। तो इस तरह से डिफरेंट पार्टीज का डिफरेंट ओपिनियन हो गया। तो वहां पर आपस में सभी पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस रहते हैं। तो ये कंपनी का एक डिसएडवांटेज है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बस आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे।
तो आज हमने पढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या एडवांटेज हैं और हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के 5 डिसएडवांटेज तक को कवर किया। थैंक यू।